नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां हम गवर्नमेंट पॉलिसीज से लेकर इकोनॉमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी आपकी जेब से जुड़े मसलों पर बात करते हैं। इन मसलों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। आज के मनी सेंट्रल में सबसे पहले बात करेंगे एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक की। मोदी सरकार ने स्टारलिंक को सैटेलाइट सर्विसेज शुरू करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया है। अब लेटर ऑफ इंटेंट जारी करने का मतलब क्या है, यह जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज बात होगी एफएमसीजी सेक्टर की। ग्लोबल रिसर्च फर्म कंटार ने भारत के एफएमसीजी सेक्टर को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट पेश की है। इसके साथ ही डाबर इंडिया, जो देश की बड़ी एफएमसीजी कंपनी है, उसका जनवरी मार्च तिमाही में मुनाफा 8.2% गिरा है। क्या दिक्कतें हैं एफएमसीजी सेक्टर में, कैसा है रूरल अर्बन डिमांड, जानेंगे विस्तार से। और अंत में बात करेंगे 17.5 लाख पेंशनर्स की। तो चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। एलन मस्क की स्टारलिंक को भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज को रोल आउट करने के लिए भारत सरकार से मंजूरी मिल गई। पिछले लंबे समय से स्टारलिंक भारत में एंट्री की तैयारी में था। अब कंपनी का रास्ता जो है साफ होता हुआ नजर आ रहा है। भारत सरकार की ओर से स्टारलिंक को लेटर ऑफ इंटेंट भेजा गया है। प्रवीण से इसका मतलब क्या है और स्टारलिंक से पहले कौन कौन सी कंपनियों को सरकार की ओर से यह लेटर मिला है, यह भी बताइएगा। देखिए, स्टारलिंक को एलन मस्क की जो कंपनी जो सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड कराती है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। दुनिया भर में अगर हम देखें ऑर्बिट में 7,000 से ज़्यादा सैटेलाइट स्टारलिंक के मौजूद हैं जी। उसको सरकार की तरफ से लेटर ऑफ इंटेंट मिलने का मतलब ये है कि एक रेगुलेटरी अप्रूवल सरकार की तरफ से अब स्टारलिंक को मिल गया है। इसके जरिए होगा क्या? इसके जरिए ये होगा कि कंपनी अब भारत में अपनी सेटकॉम सर्विसेज या सैटेलाइट कम्युनिकेशन की सर्विसेज दे पाएगी। यानी दूर दराज के इलाकों, शहरी, गांव, देहात में कंपनी के या स्टारलिंक के जो सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज देने का एक कामकाज अब वो शुरू कर सकती है, इस पे काम कर सकती है। तकरीबन 3 साल पहले कंपनी ने, एलन मस्क की कंपनी ने इसके लिए आवेदन सरकार के पास किया था। तमाम वक्त रस्साकसी चली। बिल्कुल हाल में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया था कि सरकार ने नियम और शर्तें काफ़ी कड़े करती हैं। सरकार ये देख रही है कि दूसरे जिन देशों में स्टारलिंक के ऑपरेशंस चल रहे हैं वहाँ पर किस तरह से डेटा को और दूसरी चीज़ों को स्टोर किया जाता है, और उसके लिए सरकार ने कड़ी शर्तें इसके लिए रखी थी। अब वहाँ पर स्टारलिंक ने सरकार के नियमों और शर्तों को मान लिया है और उसके बाद इसको मंजूरी सरकार की तरफ से मिली है। इसके पहले जियो को और सरकार की तरफ से मंजूरी इसमें दी गई थी। जी, इसको पहले सर। लेकिन अभी भी सर मुझे लगता है कि इसकी जो राह है वो आसान नहीं होगी। सेवा शुरू करने के लिए इनको ना कई चरणों से होकर गुजरना पड़ सकता है। अब GMPCS लाइसेंस मिलने की प्रक्रिया का जो अंतिम चरण है उसको उनको पार करना पड़ेगा। कंपनी को अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज का डेमो देना पड़ सकता है सर। उसके बाद डेमो शुरू होने के बाद ही कंपनी का जो रास्ता है आगे साफ होता हुआ दिख सकता है। जैसा कि आपने बता भी दिया सर कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में इनके जो ऑपरेशन स्टार्ट होने वाले थे उसको लेकर भारत सरकार की चिंता थी, जिसको शायद आपने कहा कि उसको दूर कर लिया गया है। सर, इसके आगे की अब कहानी क्या है, द बिगर पिक्चर, वो भी समझाइए। नहीं, देखिए, स्टारलिंक के भारत में आने का रास्ता भले साफ हो गया, लेकिन आपको इसके पीछे की पूरी कहानी को भी समझना जरूरी है। जब लंबे वक्त तक स्टारलिंक और भारत में जियो, एयरटेल, इनके बीच में एक जंग जैसा माहौल रहा, एक बड़ी कड़ी कंपटीशन रही कि देश में सैटेलाइट कम्युनिकेशन को किस तरह से लाया जाना है। दोनों विरोध भी कर रहे थे सर, जियो भी विरोध कर रहे थे, एयरटेल भी विरोध कर रहा था कि इसको मत लाने दिया जाए। ऑक्शन के जरिए या लाइसेंस के जरिए वाला बात था। बिल्कुल, जियो और एयरटेल एक तरफ खड़े हुए थे और स्टारलिंक एक तरफ खड़े थे। स्टारलिंक की मांग थी कि जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम जारी किया जाएगा उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली बांटा जाए, सारी कंपनियों के बीच में उस स्पेक्ट्रम को बांटा जाए, उसके लिए कोई पैसा न लिया जाए, यानी नीलाम न किया जाए। दूसरी तरफ जियो की मांग ये थी कि जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का स्पेक्ट्रम है उसकी नीलामी होनी चाहिए। इस बात को लेके एक लंबी तनातनी चली। उसके बाद आखिरकार सरकार ने, DOT ने ये फैसला लिया कि स्पेक्ट्रम को सरकार देगी, उसकी नीलामी नहीं की जाएगी। पर्पज़ उसका ये है कि दूर दराज के गांव, क्षेत्र, इलाकों में लोगों को
सस्ते दाम पर इंटरनेट मिल सके। जी। लेकिन वहाँ से अब सवाल इस बात का भी पैदा हो रहा है कि जब स्टारलिंक की सर्विसेज मान लीजिए आती हैं, और इधर बीच में हुआ ये भी है कि जिन कंपनियों के साथ लड़ाई थी उन्हीं के साथ स्टारलिंक का करार भी हुआ, इनके रिटेल प्लेटफॉर्म से स्टारलिंक की सर्विसेज को बेचा भी जाएगा। ये जियो और एयरटेल दोनों करेंगे और स्टारलिंक सेपरेटली भी अपनी सर्विसेज लॉन्च करेगी। अब जो एक्सपीरियंसेस है आसपास के मुल्कों में स्टारलिंक की सर्विसेज का, जैसे भूटान में है या और श्रीलंका में है संभवतः, वहाँ पर जो कीमतें हैं बहुत महंगी है, वो इतनी ज़्यादा हैं कि उसके लिए गांव देहात के गरीब लोगों का इन सर्विसेज को इस्तेमाल कर पाना आसान नहीं होगा। यानी शहरी इलाकों में और जो अच्छे खासे अमीर लोग हैं वही लोग इस सर्विस को ले पाएंगे जी। तो कुल मिला के कहानी ये है कि अब जब ये मान लीजिए जो कई तरीके के, चूंकि टेलीकॉम सेक्टर भारत का सबसे ज़्यादा रेगुलेटेड सेक्टर्स में एक है, बैंकिंग सेक्टर की तरह की प्रक्रियाएं यहाँ पर स्थापित की गई हैं। एक बात, दूसरा इतना कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है कि हर कंपनी के लिए यहाँ पर एंट्री कर पाना अब तकरीबन नामुमकिन है। प्रवीण सर, अब इसमें मुझे एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है कि क्या इसके पीछे भारत अमेरिका के बीच जो टैरिफ डील की जो बात हो रही है, बीटीए की बात हो रही है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, उसका भी ये हिस्सा हो सकता है कि इसके जरिए भारत में एलन मस्क की एंट्री कराना हो? नहीं, बिल्कुल ये वजह हो सकती है कि दोनों देश एक ट्रेड डील करने की कगार पर खड़े हुए हैं। दोनों देशों के बीच में बातचीत चल रही है और कहा यह जा रहा है कि जल्दी ही एक ट्रेड डील, कम से कम फर्स्ट फेज की एक ट्रेड डील दोनों देशों के बीच में हो सकती है। क्योंकि एलन मस्क जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसके सबसे खास नुमाइंदे, सबसे खास या करीबी शपथ ग्रहण जब था प्रवीण सर, तो इन्होंने लगता है कि 40 से 50 बार इनका नाम जपा था एलन मस्क का। बिल्कुल, तो वो उनके जो डोजे बनाया उन्होंने, जिसके जरिए पूरा गवर्नमेंट की एफिशिएंसी है या जो कॉस्ट कटिंग किस तरह से सरकार को करनी है, उसमें अहम भूमिका एलन मस्क निभा रहे हैं। तो ये हो सकता है कि इसके चलते सरकार ने थोड़ा आसानी रखी हो इस प्रक्रिया में, जहाँ पे कि उनको सर्विसेज लॉन्च करने की परमिशन दी गई हो। देखना आगे ये होगा कि कीमतें कैसी रहती हैं जी। जो जॉइंटली सर्विसेज ऑफर की जाएंगी जियो या एयरटेल के जरिए, वहाँ दाम क्या होंगे, सेपरेटली क्या दाम होंगे, और जियो और एयरटेल अगर अपनी सर्विसेज लॉन्च करते हैं तो असली खेल देखिए यहाँ पे है कस्टमर के पर्सपेक्टिव का। कौन लाएगा, कैसे लाएगा, ये उतना मायने नहीं रखता है। मायने ये ज़्यादा रखता है कि जब ये सर्विसेज लॉन्च होंगी तो सेटकॉम का पर्पज़ ये है कि कीमतें इतनी कम रहें कि गांव देहात का आदिवासी या रूरल एरिया या कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोग उसको खरीद सकें, चला सकें जी। अब अभी जो हालात है, अगर आप प्रीपेड मोबाइल या पोस्टपेड मोबाइल भी चला रहे हैं और डेटा अगर आपका कोई पैक है तो 250-300 रुपये से कम में अभी आपको डेटा और वॉइस सर्विसेज नहीं मिलती जी। क्या स्टारलिंक या इनके बंडल्ड प्रोडक्ट्स जो आएंगे जियो और एयरटेल के, क्या वो इस दाम से कम के होंगे? क्योंकि इनका कहना यही था जियो का, और एक वक्त पर जियो का, माफ़ कीजिए, स्टारलिंक का, और एक वक्त पर एयरटेल का भी जी। कि अगर स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई तो इसका वो पर्पस फेल हो जाएगा जो ये है कि हर आदमी सैटेलाइट के जरिए कम्युनिकेशन को हासिल कर पाए। और ये भी तो बात और ये भी तो बात थी प्रवीण सर कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो। बिल्कुल नहीं तो, कि जो लाइसेंस वाला, जो आवंटन वाला हो, तभी तो मान लीजिए स्पेक्ट्रम नीलामी के तहत हो या तमाम तरह की जो प्रोसेस है उसमें अगर हमको ज़्यादा पैसा देना पड़ जाएगा, उनको कम मिलेगा, या वो चलिए भाई ज़्यादा मसल पावर उनके पास है, मनी पावर है, तो कैसे हम उससे कम्पीट कर पाएंगे? नहीं, तो जियो की जो तर्क था उसके पीछे वजह यही थी कि जियो के पास पूंजी अच्छी खासी है और जियो इसीलिए चाहता था कि जितना हम पैसा लगाएंगे उतना हमको स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। बाकी कंपनियों के पास सरप्लस रिजर्व उतने ज़्यादा बड़े हैं नहीं जो कि दे पाएँ, और स्टारलिंक इसीलिए ये मांग कर रहा था कि कम कॉस्ट पर उसको आने की इजाज़त दी जाए। लेकिन क्या सरकार सेटकॉम के प्राइसेस को रेगुलेट करेगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर आप स्पेक्ट्रम का पैसा नहीं ले रहे कंपनियों से तो फिर उसकी प्राइसिंग पर भी सरकार का कंट्रोल होना चाहिए, और अंतिम नतीजा ये होना चाहिए कि जो आम आदमी है उसको कम से कम अभी जो मोबाइल सर्विसेज मिल रही है या जो रिचार्ज कराना पड़ता है उससे अगर सस्ता मिलता है तभी वो कारगर साबित होगा, तब वो फायदे का सौदा होगा सर। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत के एफएमसीजी सेक्टर की। भारत में एफएमसीजी सेक्टर की हालत ठीक नहीं। ग्लोबल रिसर्च फर्म कंटार के रिपोर्ट के अनुसार मार्च तिमाही में एफएमसीजी सेक्टर की ग्रोथ सबसे कम रही।
इसके अलावा डाबर चाय, बीटा हेल्थ, ब्रेकफास्ट सीरियल्स और डायपर बिजनेस को बंद करने वाली। और तो और गोदरेज कंज्यूमर के एमडी ने भी भारतीय जीडीपी से एफएमसीजी सेक्टर की ग्रोथ को कंपेयर किया। प्रवीण सर, क्या कंपैरिजन किया? आंकड़ों से इस पूरे बात को, पूरी कहानी को समझाइए। नहीं, देखिए, इस जिस चीज़ की हम बार बार जिक्र कर रहे थे पिछले साल से, जब आपके सितंबर तिमाही के नतीजे आए थे, जीडीपी के नंबर आए थे, और तब से इस चीज़ का लगातार चिंता जाहिर की जा रही है कि देश में जो खपत है वो एक बुरी स्थिति में चल रही है। दिसंबर के बाद से एक बार को ये लगा था कि शायद कंजम्पशन में डिमांड या रिकवरी नज़र आ रही है रूरल एरियाज़ में खास तौर पर। लेकिन अब जो कांतार की रिपोर्ट आई है, जो मार्च तिमाही की आंकड़े बता रही है, वो वाकई चिंताजनक है। उसमें ये कहा गया है कि इस बार जो ग्रोथ रही है इन 3 महीनों में, एफएमसीजी की वॉल्यूम ग्रोथ वो 3.5% के करीब रही है, जो कि पिछले साल 5.5% थी। ओके। अब इसके भी अलग बात यह है कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर ग्रोथ और कम है, 2.7% के आसपास की ग्रोथ रही है, जब जो कि एक साल पहले 6.3% थी जी। शहरी इलाकों की अगर बात करें तो लगभग 4.5% के आसपास ग्रोथ रही है, जो कि पिछले साल भी इतनी ही थी। तो नतीजा ये निकल रहा है कि शहरी इलाकों में एक तरह से जो एफएमसीजी की ग्रोथ है या जो वॉल्यूम है, स्टैग्नेंट है, वो रुका हुआ है या वहां पे टिकाऊपन दिखाई दे रहा है। ग्रामीण इलाकों में खपत को लेके अब गिरावट नजर आ रही है। और यही सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है, क्योंकि दिसंबर तक जो आंकड़े आ रहे थे या जो चीजें बताई जा रही थी, उसमें यह लग रहा था कि ग्रामीण इलाके जो पूरा का पूरा डिमांड का पुश है उसको टिकाए हुए हैं जी। ग्रामीण इलाकों की बदौलत देश का जो एफएमसीजी है या जो ओवरऑल जो डिमांड और कंजम्पशन की पूरी कहानी है वो बची हुई है। सर, ग्रामीण डिमांड को पुश करने के लिए मनी सेंटर में हम लोग डिस्कस भी कर चुके थे कि जो एफएमसीजी कंपनियां थी वो छोटे सैशे में प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रही थी, शैम्पू हो, साबुन हो, ताकि उससे बूस्टअप हो। लेकिन वो ग्रामीण के जो आंकड़े आ रहे हैं कांतार की रिपोर्ट, वो तो सीधे उलट दिख रहा है सर ये आंकड़ा। नहीं, बिल्कुल ये बात बता रही है कि आप जो प्रयास कर रहे थे वो प्रयास कारगर साबित नहीं हुए हैं अब तक, क्योंकि एक बार को इकोनॉमी में ग्रीन शूट देखिए, जो एफएमसीजी की सेल्स है या जो ग्रोथ है या कंजम्पशन की जो ग्रोथ है वो पूरी इकोनॉमी की आपकी हालत को बयां करती है। अगर आपका सामान बिक रहे हो, खास तौर पर रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की यहाँ बात हो रही जो उनका डेली यूज होता है एक आम परिवार में, अगर रोजमर्रा की जरूरत की चीजों पर लोग खर्च नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब लोगों की कमाई पर संकट है, इसका मतलब लोग पैसा नहीं कमा पा रहे और खर्च करने से खुद को दूर किए हुए हैं। तो ये एक बड़ी फिक्र है। अब यहाँ पर भी एक देखने वाली बात यह है कि अगली जो तिमाही आएगी अप्रैल मई और जून की, वहां क्या नतीजे होंगे वो देखने वाली बात होगी। दूसरी बात जो आपने इसको जीडीपी से लिंक किया, नहीं पहले सर ये आएंगे हम लोग गोदरेज पहले गोदरेज वाला हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं उससे पहले हम लोग डाबर वाला डिस्कस कर ले सर। बिल्कुल। डाबर के जो नतीजे आए हैं उसमें उनका मुनाफा जो है 8% गिरा है। कुछ प्रोडक्ट्स को वो डिसकंटिन्यू करने की बात कर रहे हैं, तो वहां भी तो समस्याएं हैं। इसके साथ ही एक और कहानी है सर, कोलगेट की, जब हम आपसे चर्चा कर रहे थे वो कह रहे हैं कि हमारे जितने भी जो प्रोडक्ट्स हैं, कोलगेट के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वो ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर 50 से 60% डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास नहीं जा रहा है, उनको नुकसान हो रहा है, किराना स्टोर्स बंद होने की नौबत आ रही है। वही हाल सेम डाबर भी कह रहा है कि अब भाई अब हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपना सामान नहीं देंगे, अब हम क्विक कॉमर्स को ही देंगे, डायरेक्ट वहीं से हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेल होगा। ये पूरा मामला क्या है सर? नहीं तो देखिए, कोलगेट पामोलिव हो या डाबर हो, दोनों एफएमसीजी में बड़ी कंपनियां हैं, बड़ा दर्जा रखती हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, डाबर ने जो कहा है, जो डाबर के जो तिमाही नतीजे आए हैं उसमें साफ तौर पर कॉस्ट की बढ़ोतरी होना, खर्च बढ़े होना, इनकी वजह से सेल्स के कम होने की बात आई है, जिसकी वजह से 8% के आसपास मुनाफा तिमाही प्रॉफिट उसका गिरा है। अब डाबर ने कहा है कि हम सब अपने कुछ प्रोडक्ट्स को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, एक बड़ी चीज़ है। और दूसरी बड़ी चीज़ है कि हम क्विक कॉमर्स पर शिफ्ट करेंगे। जेप्टो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, या फ्लिपकार्ट का जो 6 मिनट और 10 मिनट की डिलीवरी वाला पूरा कॉन्सेप्ट है, वहाँ शिफ्ट करेंगे। वहाँ पे हम डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए अपना माल बेचने से पीछे हट रही है। और ये इसमें कोलगेट के बाद डाबर दूसरी कंपनी है। और डाबर का ये फैसला आया, ये जो खबर आई उसके तुरंत बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन का एसोसिएशन है, उनके प्रेसिडेंट ने उनकी तरफ से साफ तौर पर इसको लेके एक
निराशा जाहिर की गई कि कोलगेट के प्रोडक्ट्स को तो लेने से मना कर दिया महाराष्ट्र में। ये खबर थी जब कोलगेट ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को हटकर क्विक कॉमर्स पर जाने का एक फैसला किया। तो पूरी की पूरी बेचैनी एफएमसीजी सेक्टर में अक्रॉस द कंट्री नजर आ रही है। सर, द बिगर पिक्चर पर हम आपसे बात करना चाहेंगे। द इनफॉर्मल सेक्टर में अगर आप देखिए तो जिस लोगों के पास नौकरी नहीं है या जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो घर में ही अपना मान लीजिए दुकान खोलकर या तमाम तरह के शॉप्स लेकर वो अपना ये जो आटा चावल दाल वाला जो बिक्री वाला मामला है, किराना स्टोर्स वैसे चलाते हैं। अगर ऐसे सामान नहीं जाएगा सर, अब ये कंपनियां इतना हार्श डिसीजंस ले लेंगी तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द किराना स्टोर्स जितने भी हैं हम लोग जो देख रहे हैं वो बंद हो जाएगा। इस बात की फिक्र लगातार जो कैट जैसे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लगातार इस बात की फिक्र जाहिर कर रहे हैं। और अमेजॉन को लेके, फ्लिपकार्ट को लेके, बाकी जितने भी जो क्विक कॉमर्स हैं या ई कॉमर्स कंपनियां हैं उसको लेके ये संघर्ष आप समझिए कि पिछले 10-15 साल से चल रहा है, जब से भारत में ई कॉमर्स का बिजनेस खड़ा होना शुरू हुआ, जिसमें अमेजॉन आई, फ्लिपकार्ट आई और बाकी की स्नैपडील जैसी कंपनियां एक वक्त पर आई थी। ये संघर्ष तब से चल रहा है। किराना दुकानें कैसे टिकेंगी इसकी जद्दोजहद तब से शुरू है और आज भी चल रही है। बार बार ये कहा जाता है कि इनके यहाँ सामानों की क्वालिटी ठीक नहीं है, नकली सामान है, कई तरीके के आरोप लगते हैं और सरकार से सख्त रेगुलेशंस की इन कंपनियों पर मांग की जाती है, जो कि पूरा का पूरा जो ब्रिक एंड मोर्टार जिनको बोलते हैं दुकानें जो यहाँ पे हैं, किराना दुकानें हैं या दूसरी दुकानें हैं, चाहे अपैरल की हो, फुटवेयर की हो, पूरा का पूरा बिजनेस एक तरह से हमने शिफ्ट होते हुए देखा पिछले 10-15 साल में ऑनलाइन मार्केट पे या उसमें। अब आम आदमी को तो सहूलियत है, वहाँ माल भी सस्ता मिल रहा है क्योंकि आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, आपको वहाँ जरूरत नहीं है ना कमीशन देना ना बाकी चीज़ें करनी। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि कंपनियाँ जो ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं वो लंबा चौड़ा कैश बर्न कर रही हैं हर साल। अमेजॉन के पास बड़ी पूंजी है, फ्लिपकार्ट के पास बड़ी पूंजी है, विदेश का वॉलमार्ट का इन्वेस्टमेंट है फ्लिपकार्ट में, उनके पास इतना पैसा है कि वो कैश बर्न कर सकते हैं। जो चीज आप दुकान से 100 रुपए की ले रहे हैं वो चीज आपको 60 रुपए की दे सकते हैं, बल्कि उससे कम की भी दे सकते हैं जी। तो उसी बात को लेके कि 50% 60% का जो एक जो डिस्काउंट मिल रहा है, सुपर सेल, मेगा सेल, वो एक आम दुकानदार कभी भी किसी भी कीमत पे देने में नाकाम रहेगा, क्योंकि उसके पास वो कैश नहीं है कि जो अपना पैसा खर्च करके सामान को बेचे। सर, इसमें एक आग में घी डालने वाला काम हो सकता है ये भी कि बीटीए के तहत कहा जा रहा था कि वॉलमार्ट की भी ना और ज़्यादा एंट्री कराई जा सकती है भारत में। ये भी खबरें थी जिसको हम लोगों ने मनी सेंटर में डिस्कस किया था। क्या उस पर भी आप अपना प्रकाश डाल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल उस तरह की भी बातें चल रही है और अमेरिका चाहता है कि ज़्यादा एक्सेस मिले, इंडियन रिटेल मार्केट का ज़्यादा एक्सेस वॉलमार्ट हो गया या अमेजॉन हो गई, इनकी पेरेंट कंपनियां जो हैं, अमेजॉन जैसे अमेरिकन ओरिजिन की कंपनी है, इनको भारतीय बाजार का और ज़्यादा एक्सेस दिया जाना चाहिए। तो वो रस्साकसी और वो संघर्ष चल रहा है बार बार। और देखिए ये पूरे का पूरा जो मार्केट का जो डायनामिक्स है उसके बदलने का भी की तरफ इंडिकेशन देता है। हालांकि एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, इतना क्विक कॉमर्स और सारी चीज़ें होने के बावजूद जो देश की जो ब्रिक एंड मोर्टार हैं या जो आम दुकानें हैं या आउटलेट्स हैं वो बदस्तूर जारी हैं, वो चल रहे हैं और बदलते हिसाब जो माहौल है उसके हिसाब से उन्होंने खुद को डाला भी है। तो चीज़ें अभी कुल मिला के ठीक है, लेकिन एफएमसीजी की जो डिमांड स्लो डाउन जिसमें दिखाई दे रहा है वो वाकई एक बड़ी चिंता का विषय है। चलिए सर, अब गोदरेज वाले पार्ट पर आते हैं। उन्होंने आपसे मैं चर्चा भी कर रहा था, आप कह भी रहे थे कि पहले विशाल देखिए जीडीपी की जो दर होती थी, जैसे मान लीजिए 6%, 7% की दर से इकॉनमी चलती थी, उसी के कंपैरिजन में जो एफएमसीजी की जो ग्रोथ थी वो देखी जाती थी या उससे अधिक देखी जाती थी। मान लीजिए 6% की दर से जीडीपी बढ़ रहा है तो ये एफएमसीजी की जो ग्रोथ थी वो 7%, 8% होती थी। सर, अभी करंट सिचुएशन क्या है? क्या उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है? और अगर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है तो ये क्या पिक्चर शो कर रहा है? पिछले जो आप बात बता रहे हैं कि एफएमसीजी की ग्रोथ से जीडीपी ग्रोथ या देश की ग्रोथ को सीधे तौर पर लिंक किया जाता है, और यही चीज़ हम बार बार कह रहे हैं कि जो मार्च तिमाही के जो नतीजे बता रहे हैं, जो एफएमसीजी की सेल्स के जो या वॉल्यूम ग्रोथ के जो नंबर डाउन आ रहे हैं या ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, वो पूरी की पूरी इकोनॉमी की एक क्राइसिस की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि जो आंकड़े बताती है, जो गोदरेज कंज्यूमर के एमडी का बयान है, तो उसमें यह है कि अगर देश की ग्रोथ मान लीजिए 6% है तो हमेशा जीडीपी ग्रोथ के मुकाबले एफएमसीजी की वॉल्यूम ग्रोथ
उससे ऊपर रहती है। अगर 6% ग्रोथ है, 7-7.5% की ग्रोथ रहेगी एफएमसीजी की। ठीक है। लेकिन पिछले 2 साल से ये हो रहा है कि जीडीपी तो 7% या 6.5% की दर से बढ़ रही है, लेकिन एफएमसीजी वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है 4-4.5%। 2-3% का डेविएशन वहां दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जीडीपी तो अच्छी ग्रोथ कर रही, लेकिन आपका एफएमसीजी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बिक्री उस अनुपात में नहीं हो रही है, जो ये बताता है कि कंज्यूमर जो है वो डिमांड कम है, लोग खर्च करने से पीछे हट रहे हैं। जी चलिए, कमाई भी सर इस पे ये भी एंगल जोड़ा जाए बिल्कुल, क्या कि वेज कमाई ग्रोथ भी नहीं हो रहा है, कमाई के साधन कम हुए अरे हैं। मान लीजिए सर कमाई हो भी रही है, मान लीजिए कोई 10,000 20,000 50,000 कमा भी रहा है तो उसकी सेविंग नहीं हो पा रही है सर। इतना खर्चा है, महंगाई बढ़ रहा है कि उसके पॉकेट में पैसा बच ही नहीं रहा है। Exactly. हालांकि इसमें इस कहानी में आप बेहतर जोड़ पाएंगे सर कि इस फाइनेंशियल ईयर से यानी 1 अप्रैल 2025 से सरकार ने जो बड़ा एक्शन लिया, बड़ा कदम लिया कि 12.75 लाख तक की कमाई पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा और भी कई सहूलियतें दी, तो शायद अब जो है पैसा बचता हुआ दिखे जेब में और वो टर्न आउट होकर दिखे सर। इसीलिए मैंने कहा कि मार्च तक के तो नतीजे आए हैं जो वो एक खराब तस्वीर पेश कर रहे हैं इकोनॉमी की भी और पूरे सेक्टर की। अब अप्रैल से जो जून तिमाही आएगी या उसके आगे की जो तिमाहियां आएंगी, वहां पे 2 बड़े फैक्टर काम करेंगे जो कि मददगार साबित होंगे। एक जो आपने बताया कि 12,75,000 रुपए तक की या 12 लाख तक की टैक्स छूट सरकार ने दी, वहां आपकी जेब में पैसा बचेगा। दूसरा आपका पैसा बचेगा जिन लोगों ने कर्ज लिए हैं, ले चुके हैं पहले से, या जो अब कर्ज लेंगे। तो वहां पर जो रेट कट हुआ है 2 बार आरबीआई ने किया है, उसका भी फायदा लोगों को उनकी जेब में कम ईएमआई के तौर पर मिलेगा और ये पैसा एक बड़े तौर पर कंजम्पशन में जाएगा, ये तय है सर। लेकिन रेट कट की आपने बात कर दी, आज ही बहुत बड़ा एक रिजल्ट पता चला एफओएमसी की बैठक के बाद। फेड ने जो ऐलान किया कि भाई हम रेट कट नहीं कर रहे हैं, क्या उसका असर नेक्स्ट एमपीसी जो हमारे देश में होगा? अमेरिका के हालात और भारत के हालात इस वक्त थोड़े अलहदा हैं। अमेरिका ने जिस तरह का, अमेरिका में रेट कट के हॉल्ट होने की एक बड़ी वजह यह है कि वहां पे ट्रंप ने जिस तरह की टैरिफ पॉलिसीज लागू की हैं, उस वजह से पूरी इकोनॉमी में उथल पुथल है। अमेरिका रिसेशन में जाने की कगार पर खड़ा हुआ है। महंगाई अमेरिका में बढ़ रही है, भारत में महंगाई कम हो रही है। सीपीआई इन्फ्लेशन लगातार 2 महीने से कम आ रहा है, 3.6 एंड देन 3.341 लगातार 2 महीने से एक के बाद एक कम हो रहा है। तो भारत में जो इन्फ्लेशन को लेके अब जो प्रोजेक्शन है वो भी 4.2% के आसपास है पूरे फिस्कल के लिए, एवरेज अगर हम देखें। वहां पर देश को फायदा होने की उम्मीद है, या आम लोगों को या सरकार के पास और आरबीआई के पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि लगातार, जैसी एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट आई थी कि इस पूरे फिस्कल में 150 बेसिस पॉइंट तक की कटौती आरबीआई कर सकता है। तो ये एक जो बदलाव आएगा आपकी ईएमआई के कम होने का और आपकी पॉकेट में ज्यादा पैसे बचने का, उससे कंजम्पशन को रिवाइव करने की सरकार की पूरी कोशिश है। चलिए सर, उम्मीद तो यही है कि अच्छे आंकड़े हम लोगों को देखने को मिलेंगे, चाहे एफएमसीजी का हो चाहे और भी बचत के आंकड़े का हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ईपीएफओ की। ज्यादा पेंशन पाने के लिए 17.5 लाख लोगों ने आवेदन किया है ईपीएफओ को। सर, किसको हायर पेंशन मिलेगी, क्या क्राइटेरिया है, सुप्रीम कोर्ट का क्या डायरेक्शंस था, पूरे मामले को समझाइए सर। पेंशन वाला जो मामला है हर किसी से जुड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि ज़्यादा पेंशन पाना है, 15,000 का जो लिमिट है वो, इसके अलावा तमाम जो मामले हैं उनको समझाइए आप। नहीं, देखिए, पेंशन को लेके एक गहमा गहमी का माहौल पिछले साल से जारी है, जब सरकार ने पहली दफे यूपीएस का ऐलान किया। अब यूपीएस का या यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान तो चूंकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए और उनके लिए किया गया, लेकिन तब से डिमांड इस चीज़ की भी बनी हुई है कि भाई जो संगठित सेक्टर के लोग हैं, सरकारी कर्मचारी नहीं है लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, ईपीएफओ से जुड़े हैं, ईपीएफ के मेंबर हैं, इन लोगों का क्या होगा जी। तो वो डिमांड भी एक लंबे वक्त से चली आ रही कि 7,500 रुपए की मिनिमम पेंशन दी जाए, कम से कम इतनी पक्की पेंशन मिलनी चाहिए। खबरें तो आई थी सर कि 3 गुना पर शायद सेटलमेंट होता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, अब वो 3,000 की बात आई तो हमने उस पर बात भी की थी कि 7,500 की पेंशन की जगह 3,000 पेंशन को लाने की सरकार मंशा रख रही है। लेकिन अब जो दूसरा मसला है यहाँ पे ईपीएस 95 वाला, जिसमें कि 15,000 के कैपिंग से ऊपर आपको ज़्यादा पेंशन कैसे मिलेगी, उसके लिए लोग चले गए थे सुप्रीम कोर्ट में 4 नवंबर 2022 का एक ऑर्डर भी है, डायरेक्टिव भी है। उसके बाद ईपीएफओ को अपने कदम बढ़ाने पड़े कि जो लोग ज़्यादा पेंशन की मांग कर रहे हैं, जिनकी सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा है,
वो कह रहे हैं कि हम ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देने को तैयार हैं, आप हमको इसके बदले ज़्यादा पेंशन दीजिए। जी। तो ऐसे 17.5 लाख लोगों के लिए अब एक खुशखबरी इस बात की है कि सरकार ने इस पूरी प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करने का मन बना लिया। सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है जी। कि ऐसे जितने भी एप्लीकेशंस हैं, 17.5 लाख के आसपास एप्लीकेशंस हैं, इनको त्वरित इनका निस्तारण किया जाए, इनमें त्वरित राहत लोगों को दी जाए। जी सर, प्रवीण सर, इसके अलावा ईपीएफओ से जुड़ी हुई एक और खबर थी कि बीएसएनएल और एमटीएनएल की जो ज़मीनें हैं या उनकी जो स्पेस है उसको ईपीएफओ यूटिलाइज करना चाहता है, वो वाला भी एक एडिशनल जानकारी दे दीजिए। देखिए, ईपीएफओ के पास अभी स्टाफ, मशीनरी और पूरा जो सेटअप है उसका कमी थी। अब उसी लिए और इन तमाम, चूंकि मेंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं, चूंकि वर्कलोड लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर अब ऑपरेशंस ऑनलाइन कर दिए गए हैं। उसके अलावा आप यूपीआई के जरिए पैसा निकाल लो या एटीएम के जरिए पैसा निकाल लो या ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट हो, ईपीएफओ का कामकाज जिस तरह से बढ़ा है उस तरह से उसके पास स्टाफ या बाकी सहूलतें नहीं है, और इसीलिए ईपीएफओ ने ये मांग की कि हमको बीएसएनएल या एमटीएनएल के जमीनें दी जाए, वहाँ पे दफ्तर और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा सके। जी। तो इसमें मसला असल में जो ईपीएस 95 की बात हम कर रहे थे, इसमें लगभग 78 लाख आपके मेंबर ऐसे हैं जो पेंशनर हैं, और इसमें 1 लाख जो है वो आवेदन एम्प्लॉयर के पास, इन्होंने जो 17.5 लाख आवेदन आए हुए हैं उसमें 1 लाख आवेदन एम्प्लॉयर के पास वापस भेजे गए हैं, ताकि वो उसमें अपने बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन है जो पूरे नहीं है उसको वो कर सकें। जी। और बड़े पैमाने पर लोगों ने इसमें जो अतिरिक्त डिमांड आई थी उसको पूरा भी किया। 3,68,000 के आसपास डिमांड लेटर जो है वो ईपीएफओ ने जारी किए, ज़्यादा पेंशन वाले। तो वो जो 15,000 का कैप है उसके ऊपर के लिए जो आवेदन आए उसमें 3,68,000 के आसपास डिमांड लेटर जारी किए हैं, और 1 लाख के आसपास लोगों ने जो उनका अतिरिक्त कंट्रीब्यूशन बन रहा था वो जमा भी करा दिया। तो यानी अगर पूरे कहानी का सार समझे सर, तो लोग जो है ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेंगे तो उनको अधिक पेंशन मिलेगा सर, ये फायदा मिलेगा। बिल्कुल, ताकि उनके जो देखिए 15,000 तक का जो कैप था उस पे जो ईपीएस 95 के रूल थे उसमें 15,000 तक का जो कैप था आपका बेसिक का सैलरी का, उस तक 8.33% जो एम्प्लॉयर की तरफ से दिया जाता है वो दिया जाना था, और इसी में ये व्यवस्था की गई थी कि इसके ऊपर की अगर आपकी सैलरी है तो वहां पर आपको अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आप जो कंट्रीब्यूट करेंगे उसके बेसिस पे आपको ज़्यादा पेंशन मिलेगी जी। और इसीलिए बड़े पैमाने पर लोगों ने इसके लिए ऑप्ट किया। बहुत लगभग 5 लाख ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनको रिजेक्ट किया गया है। जी। तो एम्प्लॉयज जो संगठन है उनकी ये मांग है कि इनके में भी अगर योग्य लोग जो भी हैं उनको ज़्यादा पेंशन के लिए कम से कम उनको जो भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो करके आप उसको पेंशन दिलाने की व्यवस्था करें। तो चलिए सर, प्रवीण सर, इसको अगर ऐसे देखें कि सोशल सिक्योरिटी नेट को बढ़ावा देने के चलते इस कदम को लिया जा रहा है। तो चलिए, आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने अपना कीमती समय निकाला और तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में और विस्तार से समझाने की कोशिश की। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नाइन।